हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10 मैथ्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, बट आप सोच रहे होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डू वी रियली नीड देम? वेल, वी डू। एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं अनु और अमित दोनों मार्केट गए हैं और उन दोनों को टोटल 10 रुपीज दिया गया है स्पेंड करने के लिए, और पता चलता है कि अनु स्पेंड्स 4 टाइम्स ऑफ व्हाट अमित स्पेंड्स। ठीक है, तो इस पूरे सिचुएशन को अगर मुझे एल्जेब्रिकली या फिर मैथमेटिकली लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम मान लेंगे कि अनु ने स्पेंड किया x, अमित ने स्पेंड किया y। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन के हिसाब से फिर से x इज इक्वल टू 4 टाइम्स y। तो हमें क्या मिला? हमें मिला दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, एंड ऑल्सो ये दोनों इक्वेशंस जो है ये सेम सिनेरियो से रिलेटेड है। बट आप कहोगे कि आई फील हम इस सिचुएशन को बड़ी ही आसानी से एक वेरिएबल से भी हैंडल कर सकते थे। वेल, लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल देन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां हमें दिखेगा कि किस तरह से दो वेरिएबल्स हमें ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आप पिछले वीक मार्केट गए थे कुछ फ्रूट्स खरीदने, और आपने 2 kg ग्रेप्स एंड 1 kg एप्पल खरीदा ₹160 में। कुछ ही दिनों बाद आप फिर से मार्केट गए और इस बार आपने स्पेंड किया 300 रुपीज़, और इसमें आपने क्या खरीदा? 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। तो इस पूरे सिचुएशन को अगर आपको एल्जेब्रिकली लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे कि मान लेते हैं कि पर केजी एप्पल का कॉस्ट है x, पर केजी ग्रेप्स का कॉस्ट है y। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो हमें क्या मिला? दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y, एंड दोनों इक्वेशंस दे रिलेट टू द सेम सिनेरियो, राइट? अब अगला सवाल, तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें चाहिए होते हैं। अगला सवाल, लीनियर इक्वेशन क्यों? फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन। लीनियर कब होता है? जब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होता है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, बट वी नोटिस दैट इनका जो हाईएस्ट पावर रहेगा दोनों ही इक्वेशन में वो हमेशा 1 ही रहेगा, इसीलिए दे आर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कोई भी इक्वेशन जो इस जनरल फॉर्म में हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x एंड y वेरिएबल्स हैं, a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, सच दैट a और b दोनों एक साथ 0 ना हो। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जो हम यहाँ करने वाले हैं वो ये है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिए होंगे और हमें उन्हें सॉल्व करना होगा या उनका सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन निकालना या सॉल्व करना क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि x, y, उनकी वैल्यूज निकालनी है हमें। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम एल्जेब्रिकली कर सकते हैं जिसमें हम कुछ मेथड से कैलकुलेट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरा हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कर सकते हैं जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करके ग्राफ के हेल्प से ही उसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो जब हम एल्जेब्रिकली वैल्यूज़ निकालते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो x और y की वैल्यू हमने निकाली है उनको अगर हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इक्वेशन जो है ट्रू होगा, यानी कि उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जब हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली की बात करते हैं तो उस केस में हमारा लॉजिक क्या होता है? उस केस में लॉजिक कुछ ऐसा होता है कि जो दो इक्वेशन है वो दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो उनके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। ठीक है, अब उस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि x और y की जो भी वैल्यूज होंगी वो उसी लाइन में कहीं ना कहीं लाई करेगी। ठीक है, बिकॉज इट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि वो जो हमने लाइन बनाई है वो किसके लिए बनाई है? वो उन सारे पॉइंट्स के लिए बनाई है जिनके लिए वो इक्वेशन ट्रू है।
तो जाहिर सी बात है कि जो उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा वो भी उसी लाइन में कहीं ना कहीं लाई करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम जियोमेट्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। So if we talk about the general form of a pair of linear equations, so this is how it will be. तो a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये दो हमारे पास इक्वेशंस होंगे जिसमें हमें पता चल रहा है दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे रियल नंबर्स हैं एंड दे आर द कोफिशिएंट्स. In fact, the interesting part is this, that these coefficients also play a very critical role. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि when we try to solve these equations, जब हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकालना चाहते हैं उस समय ये जो coefficients हैं they play a very critical role and they make our job very simple and easy. Okay, now there is one condition for a pair of linear equation, and that is this, कि a1 square plus b1 square is not equal to 0. Similarly, a2 square plus b2 square should not be equal to 0. Now what does that mean? That actually means that both a1 and b1 should not be 0. अगर दोनों में से कोई एक ज़ीरो हुआ तो चलेगा, बट दोनों का ज़ीरो होना नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा इक्वेशन ख़त्म ही हो जाएगा, राइट. सो द कंडीशन इज़ दैट बोथ a1 एंड b1 शुड नॉट बी ज़ीरो. इनफैक्ट इसी कंडीशन को मैथमेटिकली पुट करने के लिए वी हैव रिटन दिस इक्वेशन, right? So this condition will hold true only when both a1 and b1 are not 0. Graphical method में जो हम पहली चीज करते हैं वो ये है कि draw graph of both the equations. दोनों लीनियर इक्वेशन के हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है. कैसे प्लॉट करते हैं, कुछ रैंडमली 3-4 x की वैल्यूज़ ले लेते हैं. जब x की वो रैंडम वैल्यूज़ होंगी तो y की वैल्यूज़ कितनी होंगी वो निकाल लेते हैं. तो एक बार x y कोऑर्डिनेट्स पता है तो उनको प्लॉट करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमें मिलता क्या है, हमें दो लाइंस मिलते हैं. क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशन है तो दोनों के लिए हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ठीक है. अब इसके बाद आते हैं 3 अलग अलग सिनेरियोज. पहला सिनेरियो, हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें. इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया था कि किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो उसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है. तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो दोनों लाइन में लाई कर रहा है, राइट. इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पे जो x और y की वैल्यू है वो दोनों ही इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन है, राइट. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए वो जो पॉइंट है दैट इज द सॉल्यूशन. सिंपल, राइट. तो ये था हमारा पहला. तो हम क्या कहेंगे कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक फिक्स्ड या डेफिनेट सॉल्यूशन है. दूसरा सिचुएशन, हो सकता है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल जाएं एक दूसरे के. पैरेलल जाने का मतलब क्या है कि नियर फ्यूचर में ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आने वाला है जो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो. और उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन. उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है. और इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, क्योंकि उनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. और जो तीसरा कैटेगरी है उसमें क्या है कि अगर ये जो दोनों लाइन्स हैं ये कोइंसिडेंट हो, यानी कि बेसिकली दोनों लाइन एक दूसरे पर ही लाई करे, ठीक है. उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि वो दोनों लाइंस के जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सारे ही पॉइंट उन दोनों के सॉल्यूशन है. दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो कुल मिला के हमेशा हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो उस पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, या फिर उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर उसका एक फिक्स्ड सॉल्यूशन होगा. अब इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be.
ओके, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया है, बट एनीवेज वी विल मेक इट सिंपल. तो लेट अस से ये आफ्ताब है और ये डॉटर है, ठीक है. और हम एज्यूम करते हैं कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज है x और डॉटर का प्रेजेंट एज है y. तो अकॉर्डिंग टू आफ्ताब 7 years ago, वो 7 years ago की बात कर रहा है, तो 7 years ago आफ्ताब का एज कितना होगा, x - 7. डॉटर का एज कितना होगा, y - 7. करेक्ट, ग्रेट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट 3 years लेटर, 3 साल के बाद क्या होगा, आफ्ताब का एज होगा x + 3, डॉटर का एज होगा y + 3, क्योंकि प्रेजेंट एज जो है वो x एंड y है, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, यानी कि आफ्ताब का जो एज था 7 years ago दैट इज इक्वल टू 7 times जो डॉटर का एज था 7 years ago, राइट. तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49. या फिर इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0. तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया. अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं दूसरे कंडीशन से. दूसरा कंडीशन कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि 3 साल के बाद आफ्ताब का जो एज है वो डॉटर के एज का 3 times हो जाएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, या फिर x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया. सो नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, x एंड y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और कोफिशिएंट्स तो हमें दिख ही रहे हैं, राइट. तो इसे हमें क्या करना है, तो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकली क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग इनके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है. तो पहले फोकस करते हैं पहले इक्वेशन पे. तो जब भी ग्राफ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, x की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं, लाइक एज इन अगर हम 3 वैल्यूज़ लें तो काफ़ी है, तो x की 3 अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उन्हें यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, सिंपल. तो पहले इक्वेशन को देखते हैं पहले. तो पहले इक्वेशन के हिसाब से अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो x के टर्म, तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू x + 42 डिवाइडेड बाई 7. तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42/7 यानी कि 6, ठीक है. अब x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं या 2 लेते हैं तो क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 43/7, 44/7. पॉसिबल तो है बट इनको ग्राफ में प्लॉट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इसीलिए हम x की ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जो 7 का मल्टीपल हो, ताकि ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो. तो हमारा थोड़ा ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं, ठीक है. तो हम x की वैल्यू 7 लेते हैं, तो 42 + 7 हो जाएगा 49, 49/7 इज 7, तो y की वैल्यू भी 7 हो जाएगी. अब x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी हम ट्राई कर सकते हैं, तो -7 लेते हैं. अगर -7 लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 35/7 हो जाएगा 5. तो x और y की हमने 3 वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है. अब इनको जो है हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे. मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ऑरिजिन है एंड लेट अस एज्यूम इसका जो एक स्क्वायर है दैट इज़ 2 यूनिट्स. तो 0, 2, 4, 6, 8, उसी तरह से यहाँ भी 2, 4, 6, 8, उसी तरह से यहाँ पर -2, -4, -6, -8, इधर भी -2, -4, -6, -8, ठीक है. तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 6, तो ये वाला पॉइंट हो गया. जब x की वैल्यू 7 है कुछ यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी 7 है. मैं रफली प्लॉट कर रही हूँ पॉइंट्स. जब x की वैल्यू -7 है
तो y की वैल्यू है 5, यानी कि कुछ यहाँ पर। तो अगर हम देखें इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है कुछ इस तरह से, राइट। इसको मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है ताकि फ्री हैंड ड्रॉ करते टाइम ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, दैट्स द ओनली रीज़न। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन दैट वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। अब फोकस करते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन से हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर भी हम y को x की टर्म्स में लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे x की तो y की वैल्यू कैसे चेंज होगी। मान लेते हैं x की वैल्यू लेते हैं 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। x की वैल्यू लेते हैं 3 तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। x की वैल्यू लेते हैं 6 तो y हो जाएगा 0। तो अब इसे भी प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है -2, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू है 3 तो y की वैल्यू है -1, पॉइंट यहाँ पर होगा। जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू है 0, ये वाला पॉइंट। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो हमें फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्राफिकली इस पूरे सिचुएशन को, आफ्ताब और उसकी बेटी के एज की इस सिचुएशन को हम किस तरह से ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes was rupees 300. तो हमें इस सिचुएशन को भी ग्राफिकली बताना है, ठीक है। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल्स किसको माने, हम ये मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x, ठीक है, और मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स जो है वो है y। बस यहीं पे जो है ना हमारी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो पहला जो दिन है, जिस दिन 160 रुपीज़ में मिला है, उस दिन हमने 2 kg एप्पल्स लिया है, यानी कि उसका कॉस्ट हो जाएगा 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स, यानी कि 1y इज़ इक्वल टू 160। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। एक महीने के बाद क्या हुआ, 4 kg एप्पल्स यानी कि 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इज़ इक्वल टू 300। ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमें इनके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। इनको अगर हम चाहें तो थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेकंड इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, राइट। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली पुट करेंगे, इक्वेशंस को देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। पहला इक्वेशन कह रहा है कि 2x प्लस वाई 160 है, दूसरा इक्वेशन कह रहा है 2x प्लस वाई 150 है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यही सोचते हुए हमें लॉजिकली ऐसा लग रहा है कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ग्राफ क्या कहता है, राइट। तो पहले इक्वेशन की बात करेंगे। पहले इक्वेशन में अगर हम y को लिखते हैं x की टर्म में तो हम क्या लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू 160 माइनस 2x, ठीक है। तो x और y की वैल्यूज़ लेते हैं अलग अलग, यहीं पे ले लेते हैं, x है, ये y है। हम वापस से 3x की वैल्यूज़ लेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, 160 150 वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ का जो हम स्केल लेंगे वो भी हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे, एज इन 20 40 60 80, इस तरह से हम स्केल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यूज़ भी हम थोड़े बड़े वैल्यूज़ लेंगे। जैसे अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 60। अगर हम x की वैल्यू 60 लेते हैं तो y हो जाएगा 40। अगर हम x की वैल्यू 70 लेते हैं तो y हो जाएगा 20।
तो इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ लेंगे। तो अब इसको ड्रॉ भी करते हैं। जब x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू है 60। जब x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू है 40। जब x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू है 20। तो हमें कुछ इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं अभी इन्हें रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे इक्वेशन को। इस इक्वेशन में अगर हम y को x की टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, 150 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम x और y की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू लें से 70 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर हम x की वैल्यू लें 80 तो y की वैल्यू हो जाएगी -10। अगर x की वैल्यू लें 75 तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर भी हम इसको प्लॉट करते हैं। तो जब x है 70 यानी कि यहाँ पे, तो y की वैल्यू है 10, लगभग यहाँ पर। जब x की वैल्यू है 80 तो y की वैल्यू है -10, यानी कि -10 नीचे आएगा कुछ यहाँ पर। जब x की वैल्यू है 75 यानी कि इनके बीच में कहीं पे, लगभग यहाँ पे, तो y की वैल्यू है 0। तो अगर हम देखें यहाँ भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और ये स्ट्रेट लाइन जो है पहले वाले स्ट्रेट लाइन से पैरेलल है। तो चूंकि जब भी अभी हम थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, समझेंगे भी, और हम देखेंगे कि जब भी ग्राफिकली दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस अब नियर फ्यूचर में कभी मीट नहीं करने वाले हैं। और अगर ये मीट नहीं करने वाले हैं तो इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। उसका यही मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करने की कोशिश भी करें तो हम देखेंगे कि इन दो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और वही गड़बड़ जो चीज़ है हम स्टार्टिंग में देख रहे थे, इक्वेशंस को देख के ही हमें कुछ लग रहा था कि इनमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो थोड़ी ही देर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि किस तरह से ग्राफ को देख के भी हम बता सकते हैं कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा। चूँकि ये दोनों लाइन पैरेलल जा रहे हैं ग्राफिकली, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कहीं भी मीट नहीं करने वाले हैं, तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होने वाला है। इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और वही चीज़ हमने शुरुआत में गेस की थी जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखा था, राइट। तो धीरे धीरे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और हमें ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से सिर्फ ग्राफ को देख कर भी हम दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में कितनी चीज़ें बता सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि हम सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 meters मोर दैन इट्स विड्थ इज 36 meter। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ इज 4 meter मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 meters बड़ा है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है जो हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा क्या है, ये कहा गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36 meters। पेरीमीटर कितना होता है एक रेक्टेंगल का, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बट यहाँ जो दिया हुआ है वो हाफ द पेरीमीटर है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू दी हुई है 36। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, L की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम B की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, और ये ऐसा हम दोनों इक्वेशंस के लिए करेंगे, तभी तो दोनों को का ग्राफ बना पाएंगे, राइट। पहले इक्वेशन को देखें तो b को हम l के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू l माइनस 4। ठीक है, तो अगर हम l की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम l की वैल्यू लेते हैं 0 तो b की वैल्यू हो जाएगी -4। अगर हम l की वैल्यू लेते हैं 4 तो b की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर हम l की वैल्यू लेते हैं 8 तो b की वैल्यू हो जाएगी 4।
ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर प्लॉट भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ नंबर काफ़ी अधिक है, जो दूसरा इक्वेशन है उसमें 36 तक जा रहा है, तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन भी कुछ उसी हिसाब से करेंगे। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर में हम 4 यूनिट्स रखते हैं, तो 0, 4, 8, 12, 16 इस तरीके से करते हैं इधर, और उसी तरह इधर भी हम करते हैं 4, 8, 16, 16 नहीं 12, फिर 16। इसको थोड़ा हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 24, फिर 28, 32, 36। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, तो अब पहले इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जब L की वैल्यू 0 है तो B की वैल्यू है -4, यानी कि यहाँ पे। जब L की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू है 0। ठीक है, तो मान लेते हैं कि L जो है वो हमारे x एक्सिस के अलॉन्ग है और B जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद जब L की वैल्यू 8 है तो B की वैल्यू है 4। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस तरह से। ग्रेट, अब देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन को। इस इक्वेशन में अगर हमें b को l के टर्म्स में लिखना हो तो क्या होगा, b इज इक्वल टू 36 माइनस l। ठीक है, तो l की वैल्यू अगर 0 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 36, l की वैल्यू अगर 12 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 24, l की वैल्यू अगर 18 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 18। अब मैंने इतने बड़े वैल्यूज़ इसलिए लिए क्योंकि अगर l की वैल्यू बहुत छोटी भी लूँगी तो b की वैल्यू तो बहुत बड़ी ही आएगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए L की वैल्यूज़ ही बड़ी ली हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ प्लॉट करते हैं। L जब 0 है तो B की वैल्यू है 36, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब L है 12 तो B की वैल्यू क्या है 24, यानी कि यहाँ पर। जब L की वैल्यू है 18, यानी कि 16 से थोड़ा सा बाहर, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू भी है लगभग 18। ठीक है, तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये चूँकि मैं फ्री हैंड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। अब अगर हम इन दोनों लाइंस को देखें तो हमें क्या पता चलता है, हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। जहाँ पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अब अगर हम इस लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड कर दें तो यहाँ कहीं पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही हो जाएगा हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ तो मैंने रफ हैंड से किया है, बट जब आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर में करोगे तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ बेसिकली 20,16, यानी कि x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 20 है और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू 16 है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो है 20 मीटर्स और जो ब्रेड्थ है वो है 16 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एल्जेब्रिकली कुछ भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, सिर्फ ग्राफ बना करके ही हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका काफ़ी क्रिटिकल रोल होता है। तो अब टाइम आ गया है कि हम देखें कि इन कोफिशिएंट्स का क्या रोल होता है। तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने कुछ इक्वेशंस लिख रखे हैं। तो ये हमारा पहला पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये हमारा दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशंस है और ये हमारा तीसरा पेयर ऑफ इक्वेशंस है। बट हम करना क्या चाहते हैं, हम ग्राफिकली इन तीनों पेयर को प्लॉट करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 ग्राफ्स भी रखे हुए हैं। और उसके बाद ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये 3 डिफरेंट तरह के इक्वेशंस हैं, और हम देखेंगे किस तरह से इन 3 तरह के इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स का बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ बनाना तो अब हमें आ गया है, तो हम फटाफट ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारे दोनों इक्वेशंस हैं दोनों के लिए हम x और y की अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो अगर x की वैल्यू लेते हैं हम 0,
तो y की वैल्यू हो जाएगी -x/2, y भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 2 तो ये हो जाएगी 1, क्योंकि y इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन के हिसाब से y इज़ इक्वल टू x/2। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 4 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को देख, तो इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू x, राइट। तो यानी कि अगर हम इनके अलग अलग वैल्यूज़ देखें इस तरीके से, अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, अगर x 1 है तो y भी 1 होगा, अगर x 2 है तो y भी 2 होगा। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ के साथ इन दोनों को प्लॉट करते हैं। तो पहले दूसरे वाले को प्लॉट करते हैं, तो ग्रीन ग्रीन मैचिंग रहेगा। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। मान लेते कि ये 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनकी नंबरिंग की हुई है, 1 2 3 4। तो जब x 0 है y भी 0 है, जब x 1 है y भी 1 है, जब x 2 है y भी 2 है। तो इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब दूसरे वाली इक्वेशन का प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू उसमें भी 0 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 1। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 2। तो इनको अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ इस ग्राफ को नोटिस करें इन दोनों इक्वेशंस के लिए, तो हम देखते हैं हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा पहले सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेट ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं। तो दूसरे सेट में पहले इक्वेशन में अगर हम y को x की टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - x। ठीक है, अब x और y की अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं। तो जब x की वैल्यू हो जाएगी 0, मान लेते हैं 0 1 2 तीन वैल्यूज लेते हैं x की। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू होगी 3। जब x 1 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। जब x 2 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इनफैक्ट इसको हम ग्राफ में प्लॉट भी कर लेते हैं। ये वाला ग्राफ लेते हैं इसके लिए। तो जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 3, ये पॉइंट है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, और जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू है 1। इन्हें अगर हम ज्वाइन करें तो हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम y को x की टर्म्स में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा हमें 6 - 2x/2। इनफैक्ट अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा 3 - x। तो यहाँ पर भी एक्चुअली हमें y इज़ इक्वल टू 3 - x मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम इसके भी x और y वैल्यूज़ प्लॉट करें तो हमें सेम ही वैल्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों रिलेशन सेम ही हैं, राइट। तो इसीलिए अगर इसे हम प्लॉट भी करेंगे तो हमें ये सेम ही ग्राफ मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें किस तरह का ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पर हमें ऐसा ग्राफ मिल रहा है जहाँ पे दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, वो एक के ऊपर एक हैं, राइट। तो कोइंसाइड करने का ऑप्शन हमारा सेकंड सिनेरियो में है। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड सिनेरियो देखते हैं। तो अगर हम पहले इक्वेशन को देखें तो हम y को क्या लिख सकते हैं, 3 - x। तो निकालते हैं x और y की अलग अलग वैल्यूज़। तो जब x की वैल्यू हो जाएगी 0 1 और 2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 2 और 1। ठीक है, तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे इस वाले ग्राफ में तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू है 3। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, और जब x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 1।
अब देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन के केस में y को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 - 2x/2 यानी कि 2 - x, ये लिख सकते हैं। तो इनकी अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हैं। ऐसे x की वैल्यू अगर 0, 1, 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2, 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर उसे भी प्लॉट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 2, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी है 1, और जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू है 0। तो इसीलिए जब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें पैरेलल लाइंस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको समझ आया होगा कि ये जो तीनों सेट ऑफ इक्वेशंस थे, तीनों के केस में हमें अलग अलग तरह के ग्राफ मिले। बट उससे क्या, उससे हमें ये पता चला कि इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कहाँ पर एक फिक्स्ड सॉल्यूशन होगा, कहाँ पर सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा, और कहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमें इस पर्टिकुलर स्क्रीन से आइडिया लगा। अब हम क्या करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कि हमने इन्हीं इक्वेशंस को, हम अभी इसी के पे ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, और इन इक्वेशंस के रेशियोज़ की भी वैल्यूज़ निकालेंगे। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज़ की वैल्यू निकालेंगे। तो a1/a2 इस इक्वेशन में क्या होगा, a1 1 है, a2 भी 1 है, तो 1/1 यानी कि 1 होगा। ठीक है, b1/b2 क्या होगा, b1 - 2, b2 भी -1, तो -2/-1 हो जाएगा 2। c1/c2 क्या होगा, 0/0 यानी कि 0। ठीक है, सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन में अगर हम देखें तो a1/a2 हो जाएगा 1/2, b1/b2 हो जाएगा 1/2, और c1/c2 भी हो जाएगा 1/2, -3/-6 है तो 1/2 हो जाएगा। थर्ड सेट में अगर देखें तो a1/a2 होगा 1/2, b1/b2 होगा 1/2, और c1/c2 होगा -3/-4 यानी कि 3/4। तो इनके हमने कोफिशिएंट्स की रेशियोज़ निकाल लिए। ठीक है, अब रेशियोज़ के बीच में क्या रिलेशन है, पहले वाले केस में हम देखते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। दूसरे वाले केस में क्या है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, और तीसरे वाले केस में a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये रिलेशंस है। और ग्राफिकली हमने क्या देखा, पहले वाले केस में ग्राफिकली हमने क्या देखा था कि ये इंटरसेक्ट कर रहे थे एक पॉइंट पे, यानी कि इस वाले इक्वेशन का एक डेफिनेट सॉल्यूशन है, राइट। दूसरे वाले केस में हमने ग्राफिकली क्या देखा, ये कोइंसिडेंट थे, दोनों लाइंस जो है वो एक के ऊपर एक थे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। और तीसरे वाले केस में हमने ग्राफिकली क्या देखा कि दोनों लाइंस जो थे वो पैरेलल थे, यानी कि इस वाले इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब अगर हम इस टेबल को देखें तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम ये जो रेशियोज़ हैं, कोफिशिएंट्स के जो रेशियोज़ हैं, अगर हम इन्हें कैलकुलेट कर लें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सॉल्यूशन किस पैटर्न का होगा। हमें ना तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, ना कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर हमें इन रेशियोज़ का पता हो, क्योंकि वो तो इक्वेशंस दिया हुआ ही रहता है तो रेशियोज़ हमें पता होते ही हैं, तो अगर हमें रेशियोज़ पता हो तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह का होगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू ऑफन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. On comparing the ratios, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और coincident. तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ रेशियोज निकालनी है। तो a1/a2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7, b1/b2 क्या हो जाएगा -4/6, c1/c2 क्या होगा 8/-9। तो हम क्या देखते हैं, इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करने पे हम देखते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, करेक्ट। तो यानी कि ये कौन सा वाला केस में फॉल करता है, ये फॉल करता है पहले वाले सिनेरियो में, यानी कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनका डेफिनेट सॉल्यूशन होगा, इनका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकलेगा अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमने कुछ भी नहीं किया बट फटाफट से बता दिया कि सॉल्यूशन कैसा होगा।
एक क्वेश्चन और देखते हैं. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. तो ये हमारा given equation है. हमें एक और इक्वेशन ऐसा लिखना है ताकि अगर हम उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये दो इक्वेशंस हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस दें. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती हैं? जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 होता है. ठीक है, तो यानी कि पहले केस में हम कुछ ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जिसमें 2x के बाद ये जो b की वैल्यू है ये चेंज हो जाए, तो ये 3 ना रहे. उसी तरह -8 की जगह भी कुछ और हो जाए, -7 हो जाए. तो ये जो इक्वेशन है, अब इन दोनों का अगर हम प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगा क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, दूसरे वाले केस में पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होता है? पैरेलल लाइंस तब मिलते हैं जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होता है. ठीक है, तो इसीलिए इस केस में हम ऐसा इक्वेशन लिखेंगे ताकि a की वैल्यू सेम रहे, b की वैल्यू भी सेम रहे, लेकिन c की वैल्यू कुछ और रहे. ठीक है, फाइनली तीसरे केस में हमें चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस कब मिलते हैं? जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता है. ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ डालने हैं, बट अगर इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब रेशियो तो ये भी सेम ही है, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16, राइट. भले ही इक्वेशंस देखने में अलग लग रहे हैं, बट इनके जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियोज़ हैं वो तो सेम ही है. तो कभी भी अगर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमें एक इक्वेशन लिखना हो तो गिवन इक्वेशन को हम 2, 3, 4 किसी से भी पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक नया इक्वेशन बन जाएगा. तो सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की. ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना, किसी की जगह किसी और को रख देना, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट. एंड एज वी नो अबाउट दिस प्रोसेस हमें पता चलेगा कि क्यों इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है. ठीक है, तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं दो वेरिएबल्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वैल्यू के टर्म्स में लिखते हैं. जैसे कि मान लेते हैं हम y को x के टर्म्स में लिखते हैं. कैसे? यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है. जैसे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में, लेट अस सपोज इस इक्वेशन में हम y को x के टर्म्स में लिखते हैं, तो हम y को क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस 4. सो y को हम x माइनस 4 लिख सकते हैं. ठीक है, लिख दिया. Substitute this value of y in the other equation and reduce it to an equation in terms of x which can be solved. सिंपल. अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा इक्वेशन है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन है, यहाँ पर हम y के बदले क्या लिखेंगे? x माइनस 4. तो y के बदले हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 14. तो अब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन अब सिर्फ x के टर्म्स में रह गया है, यानी कि दिस हैज़ बिकम एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो अब तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 14. सो 2x इज इक्वल टू 18. सो x इज इक्वल टू 18/2 यानी कि 9. तो अब x की वैल्यू हमें मिल गई 9. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 4 यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि 5. तो x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई 5. तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया. ठीक है, बहुत सिंपल था, राइट. सब्स्टिट्यूट क्या किया हमने, एक वेरिएबल की वैल्यू हमने दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखी और उस वैल्यू को हमने दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब ये तो काफ़ी सिंपल था, बट यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग सिचुएशंस आ सकते हैं. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ग्राफिकल मेथड से भी जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन का डेफिनेट सॉल्यूशन होता है, कई बार ऐसा होता है कि मेनी सॉल्यूशंस होता है और कई बार सॉल्यूशन ही नहीं होता है, राइट. तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे सॉल्यूशन का डेफिनेट सॉल्यूशन है.
राइट, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, ये एक डेफिनेट सॉल्यूशन है, बट हमेशा डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर ये डेफिनेट सॉल्यूशन वाला एग्जाम्पल ना हो तब क्या करेंगे। शुरुआत तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 माइनस एक्स इस केस में, और अब y की इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये वाला इक्वेशन हमारा बन जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 4 इज इक्वल टू 14। ये क्या बात हुई, वेरिएबल्स तो सारे ही गायब हो गए। तो बेसिकली क्या हुआ, इस स्टेप में हमें एक ऐसा स्टेटमेंट मिला जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, और वही यहाँ स्टेप 4 में बताया गया है कि इफ़ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो जब कभी भी हम एक ऐसे रिजल्ट पे आ पहुँचते हैं जो कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, राइट, 4 14 के बराबर तो कभी नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स है, इसमें कोई वेरिएबल भी नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दो इक्वेशन जो है ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, ग्रेट। अब तीसरा केस देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेफिनेट सॉल्यूशन कवर कर लिए हैं, नो सॉल्यूशन कवर कर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एग्जाम्पल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ही होगा, और हाँ कुछ ऐसा ही है। तो ठीक है, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन से पहले हम y को लिखते हैं x की टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 9x माइनस 9 बाई 3, 3 से अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। तो y को हम 3x माइनस 3 लिख सकते हैं, और y की इसी वैल्यू को हम दूसरे वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, और जब ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो 3x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 3 इज इक्वल टू 3। खैर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो यही कहता है हमारा स्टेप 3 कि इफ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो यही था कुल मिला के हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें 3 केसेस हैं, एंड आई थिंक काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एलिमिनेशन मेथड हमारा दूसरा मेथड है। एलिमिनेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, एलिमिनेट से आया है, किसी चीज़ को हटा देना। तो इस मेथड में हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि 2 वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को हम हटा दें, ताकि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा रहे और हम आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बट हम एक वेरिएबल को हटाएंगे कैसे, तो हम एक मैजिकल ट्रिक अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि एक वेरिएबल हो जाएगा छूमंतर। तो ये ट्रिक क्या है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल का एटलीस्ट जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाए, ठीक है। अगर कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, उस केस में अगर हम उन 2 इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, कोई एक वेरिएबल का जो टर्म है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। इनफैक्ट हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वहां पे हम लीनियर इक्वेशंस जो हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सीधे कुछ क्वेश्चंस के साथ समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर लिख ही रखा है कि ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस नंबर में 2 डिजिट्स हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो इस नंबर के 2 डिजिट्स हैं x और y, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि x जो है वो टेंस प्लेस में है और y जो है वो यूनिट्स प्लेस में है, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। ये इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर 72 है तो 70 प्लस 2 इज 72। सिमिलरली एक्स वाई इज 10x प्लस वाई,
ठीक है। और जब हम इस नंबर को रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, yx, यानी कि ये हो जाएगा 10y प्लस x। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, यानी कि 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x जो है ये है 66। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 1x यानी कि 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि एलिमिनेशन मेथड में हमारा टारगेट क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को हम गायब कर दें। कैसे गायब करेंगे, कुछ ऐसा करके कि ताकि ये जो दोनों इक्वेशन हैं इसमें किसी एक वेरिएबल का एटलीस्ट कोफिशिएंट सेम हो। ठीक है, इस केस में तो खैर कोफिशिएंट x का सेम ही है, दोनों में ही x का कोफिशिएंट क्या है, +1। तो एक वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमें अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट कहीं कहीं क्या होता है कि वेरिएबल कोफिशिएंट सेम नहीं होते हैं, उस समय हम किसी एक इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं, राइट। अब इस केस में चूंकि कोफिशिएंट्स बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे दोनों इक्वेशन है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने x को एलिमिनेट कर दिया, हमें एक वेरिएबल से छुटकारा मिल गया, राइट। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब y की वैल्यू हमें मिल गई तो x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। x हम इस इक्वेशन नंबर 1 से कह सकते हैं कि x इज 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो y की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू हो गई 4, तो यानी कि हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा xy यानी कि 42, और जो इसका रिवर्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। और ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं, राइट। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि 42 इज़ द नंबर और 24 उसका रिवर्स है, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 24 इज़ द नंबर और 42 उसका रिवर्स है, राइट। तो ऐसे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने किस तरह से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं एटलीस्ट एक वेरिएबल का। यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल्स के कोफिशिएंट अलग अलग हैं दोनों इक्वेशन में। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, दूसरे में है 2। पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1, दूसरे में है 2। तो हम क्या करेंगे, हम इस पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पे ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। और हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें ये 0 इज इक्वल टू 0 जो है ये है तो एक ट्रू स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब भी हमें एक ट्रू स्टेटमेंट मिलता है विदाउट एनी वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अभी तक हमने 2 मेथड्स पढ़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, मतलब टैक्सी वाले ऐसे चार्ज करते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट तो चार्ज करते ही हैं, प्लस जितना डिस्टेंस कवर किया उसका पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स? ठीक है, तो टू मेक आवर लाइफ सिंपल हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि ये जो फिक्स्ड चार्ज है
ये फिक्स्ड चार्ज है ₹x, और जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल मतलब जो डिस्टेंस के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, वो मान लेते हैं है ₹y पर किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर के लिए ₹y है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर्स है तो उसके ऊपर भी एक फिक्स्ड चार्ज लगेगा जो कि x है, और 10 किलोमीटर्स के लिए वेरिएबल चार्ज कितना हो जाएगा 10y, एंड दिस इज इक्वल टू 105, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹155। अब 15 किलोमीटर्स के लिए भी फिक्स्ड चार्ज x3 रहेगा, और जो वेरिएबल चार्ज है वो हो जाएगा 15y, एंड दिस इज इक्वल टू 155। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द वेरिएबल्स। कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना हो, कौन सा मेथड यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन आसान रहेगा क्योंकि ऑलरेडी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। तो अगर इस दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो x तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू -50। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y क्या हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनमें से किसी भी इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू डालें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x हो जाएगा 105 माइनस 10y यानी कि 105 माइनस 100, तो x हो जाएगा 5। तो यानी कि y की वैल्यू हो गई ₹10 और फिक्स्ड चार्ज हमारा हो गया ₹5, और y हो गया ₹10 पर किलोमीटर, ठीक है ना। सो ये हमने निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसे जो फिक्स्ड चार्ज है वो देना पड़ेगा, प्लस 25y। तो x कितना है 5 प्लस 25 इंटू वाई 10 है, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 5 यानी कि ₹255 देना पड़ेगा फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Meena went to bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give ₹50 and ₹100 notes only. मीना को सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए थे। Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया राइट। मीना ने 2000 रुपये निकाले, उसे टोटल 25 नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले, बट हमें पता नहीं उसमें से कितने 50 के नोट हैं और कितने 100 के, और वही हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स जो हैं वो है x, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स जो हैं वो है y। ठीक है, अब कैशियर ने मीना को टोटल कितने नोट्स दिए थे 25, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 25 है। परफेक्ट। अच्छा, मीना ने टोटल पैसे कितने निकाले थे 2000, यानी कि x नोट से 50 रुपए के, तो x इंटू 50, और y नोट से 100 रुपीज़ के, यानी कि y इंटू 100, तो मतलब 100 नोट मिला के, सारे 100 रुपये के नोटों को मिला के y इंटू 100 रुपीज़ हैं। उसी तरह सारे 50 रुपये के नोटों को मिला के x इंटू 50 रुपीज़ है, और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2000, जितने पैसे मीना ने निकाले हैं बैंक से, राइट। तो ये हो गए हमारे दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इनको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और दूसरा क्या है 50x प्लस 100y। अब अगर हम पूरे को 50 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाएं, एलिमिनेशन आसान रहेगा क्योंकि जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, तो इधर रहेगा -y और इधर रहेगा -15, तो ये 15 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y हो गया 15, तो x क्या हो जाएगा 25 माइनस y, यानी कि 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो यानी कि मीना को मिले थे 100 रुपये के 15 नोट और 50 रुपये के 10 नोट। अब हम पढ़ेंगे एक तीसरे मेथड के बारे में जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे,
हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है B2 से और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया है B1 से। ऐसा करने से क्या हुआ है, ऐसा करने से जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हो गए हैं y के, राइट। तो अभी देखने में ये इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, बट इवेंचुअली जब हम इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हम कर वही रहे हैं जो हम एलिमिनेशन मेथड में कर रहे थे, कि पहले हम कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम इसे एक जनरलाइज्ड फॉर्म में कर रहे हैं, जिससे हमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ रही है इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट्स, राइट। वही हम करना चाह रहे हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि कहाँ से ये फॉर्मूला आता है। तो बेसिकली आप जो यूज़ करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो इसलिए करोगे ताकि आप आसानी से शॉर्टकट तरीके से आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सको टू फाइंड आउट x एंड y, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसका मतलब है कि मुझे x की ये वाली वैल्यू को याद रखनी है, ये तो अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, B1 C2 B2 C1 A1 B2 A2 B1, इसी में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हम नहीं होंगे, कैसे वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं इसके साथ एक मेमोरी टिप भी देने वाली हूँ। उससे पहले चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेने से तो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर इक्वेशन में वो 3 सिनेरियोज भी आएंगे, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और डेफिनेट सॉल्यूशन। तो उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने x और y की वैल्यूज़ बता दी कि वो ये होंगी, तो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब वी विल प्ले अराउंड विद द डिनोमिनेटर। कैसे, हम कहेंगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालो। इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट इस तरीके से करने की ज़रूरत भी नहीं है, डिनोमिनेटर की वैल्यू देखो, दैट इज़ a1 b2 माइनस a2 b1। और इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि जब भी ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब इस इक्वेशन का एक डेफिनेट सॉल्यूशन है। और जब हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो अगर ना हो, इसका मतलब है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और ये तो वही रिलेशन है जो हमने बहुत पहले पिछले वीडियो में जब हमने ग्राफिकल स्टडी की थी तब हमने डिराइव किया था, राइट। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि दोनों मेथड्स जो हैं वो एक ही जगह जा करके रुक रहे हैं, राइट। तो ये हो गया डेफिनेट सॉल्यूशन। और इनडेफिनेट सॉल्यूशन कब होगा, जब नीचे का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अब जब नीचे का डिनोमिनेटर जीरो होगा उसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हो सकता है कि सारे कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो, उस समय हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो, लेकिन ये c1 बाई c2 बराबर ना हो, वैसे केस में नो सॉल्यूशन होगा। तो ये बेसिकली वही 3 कंडीशंस हैं जो हमने ग्राफिकल मेथड में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब बारी आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को याद रखने की। याद कैसे रखेंगे भाई, जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना हो तो सिंपल, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, x, y और 1 इन तीनों चीज़ों को ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि ये तीनों न्यूमरेटर है, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर लिखना है, और सारे डिनोमिनेटर में ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर आप देखें x इज इक्वल टू क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो अगर हमें ये वाला इक्वेशन हम लिख लेते हैं करेक्टली, फिर तो x आराम से निकल जाएगा ना। x क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर को यहाँ पार कर देंगे, तो ये डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। y निकालना होगा तो इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पास कर देंगे, तो c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो सारा पंगा है इसको लिखने का। इसको लिखने का मेमोरी टिप है ये, x, y और 1 तीनों न्यूमरेटर को पहले लिख लो। उसके नीचे क्या करो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 इनको लिख लो। ये तो आराम से याद रहेगा, हमको b से स्टार्ट करना है, तो b1 b2, उसके बाद b के बाद तो c आता है, c1 c2, अब बचा क्या, a1 a2 और शुरू कहाँ से किया था, b1 b2 से, तो वापस भी b1 b2 जाना है, इसीलिए b1 b2। तो इस तरीके से हमने ये सब लिख लिया, और उसके बाद इस तरह से एरो बना दो जैसे यहाँ बना हुआ है। एक बार ये बना लिया, अब देखो कितनी आसानी से हम ये लिखेंगे। हमें ये फॉर्मूला जब लिखना होता है तो क्या करते हैं, x, y और 1 हमने लिख लिया पहले, और ये सारे न्यूमरेटर्स होंगे हमारे, ठीक है। x के नीचे क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, y के नीचे क्या लिखेंगे, c1 a2
माइनस C2A1। 1 के नीचे क्या लिखेंगे, A1B2 माइनस A2B1। तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, जिधर एरो है, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। सिंपल। तो एक बार अगर ये वाला डायग्राम बना लिया तो हम फटाक से लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे हर बार बैठ के डायग्राम बनाना है क्या? अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखोगे कि इसको बनाने में जो है ना 1 मिनट भी नहीं लगता है, इतनी आसानी से बन जाता है ये। इनफैक्ट उसके बाद आपको ये मेथड इतना कंफर्टेबल लगने लगेगा कि आप सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन सब भूल के हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ करोगे। सो लेट अस टेक अ लुक। तो ये हम सिनेरियो लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, नो सॉल्यूशन वाला, जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं। A1/A2 अगर हम देखें तो कितना है यहाँ पे 1/3, ठीक है। B1/B2 अगर हम देखें तो क्या है -3/-9 यानी कि 1/3। C1/C2 अगर हम देखें तो क्या है -3/-2 यानी कि 3/2। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो इसीलिए इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। तो अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पे फिर से दो इक्वेशंस हैं, 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या वाकई में इसके डेफिनेट सॉल्यूशंस हैं। तो उसके लिए हमें A1, A2, B1, B2 की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो A1/A2 यहाँ पर है 2/3, B1/B2 यहाँ पर है 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल। तो चूंकि यहाँ पर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है फाइनाइट या फिर डेफिनेट सॉल्यूशन होगा। तो जब होगा तो निकाल के देखते हैं कितना होगा, राइट। तो जो टिप मैंने शेयर किया था उसी टिप को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। A1 क्या है 2, A2 क्या है 3, B1 क्या है 1, B2 क्या है 2, C1 क्या है -5, C2 क्या है -8। क्योंकि जब भी हम A1, B1, C1 लिखते हैं तो हम सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं और राइट हैंड साइड पे 0 रखते हैं इक्वेशन के, ठीक है। अब हम हमारा ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक के हिसाब से x लिख दिया, y लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखेंगे B1, B2 यानी कि 1, 2, फिर लिखेंगे C1, C2 यानी कि -5, -8, फिर लिखेंगे A1, A2 यानी कि 2, 3, वापस लिखेंगे B1, B2 यानी कि 1, 2। एरोज़ बना देंगे ऐसे वाले, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे y रहेगा, थोड़ा प्लेसमेंट गड़बड़ हो गया है, यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको देख के हम फटाफट लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 1 इंटू -8 यानी कि -8 माइनस 2 इंटू -5 दैट इज -10। दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -5 इंटू 3 यानी कि -15 माइनस -8 इंटू 2 यानी कि -16 is equal to 1 divided by 2 into 2 that is 4 minus 3 into 1 that is 3। तो क्या हो जाएगा x divided by -8 plus 10। तो x divided by 2 is equal to y divided by -15 plus 16। तो ये हो जाएगा 1 is equal to 1/1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। 3x - 5y इज इक्वल टू 20, 6x - 10y इज इक्वल टू 40। तो देखते हैं A1, A2 की वैल्यू क्या है। A1/A2 है 3/6 यानी कि 1/2, B1, B2 है -5/-10 यानी कि 1/2, और C1, C2 क्या है 20/40 -20/-40 यानी कि 1/2। तो इन सब की वैल्यूज़ इक्वल है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। तो नॉर्मली एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होगा LB, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट्स छोटा कर दें और ब्रेड्थ को अगर हम 3 यूनिट्स बड़ा कर दें तो इसका ओवरऑल एरिया जो है इट विल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल बी प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इज इक्वल टू एल बी माइनस 9। तो एल बी और एल बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3L माइनस 5B माइनस 15 प्लस 9 यानी कि माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यानी कि लेंथ को अगर हम 3 से बढ़ा देते हैं एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को अगर हम 2 से बढ़ा देते हैं तो मेरा एरिया क्या होगा, एरिया विल गेट इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एल बी प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इज इक्वल टू एल बी प्लस 67। तो एल बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L प्लस 3B प्लस 6 माइनस 67 यानी कि माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन हैं जिन्हें सॉल्व करके हमें 2 वेरिएबल्स निकालने हैं। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ करें, अभी नया नया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा है तो उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन से 2 वेरिएबल्स हैं, L और B। तो हम क्या करेंगे, अपना टिप यूज़ करेंगे, L B और 1 इसको लिख लेंगे पहले। उसके नीचे नीचे क्या लिखेंगे, B1 B2। B1 B2 क्या है, -5 और +3। तो B1 B2 हो जाएगा -5 + 3। उसके बाद C1 C2 क्या हो जाएगा, -6 माइनस 61। उसके बाद A1 A2 वो हो जाएगा 3 और 2। उसके बाद वापस B1 B2 जो कि है -5 और 3। उसके बाद एरोज बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम इक्वेशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, L डिवाइडेड बाय -5 इंटू -61 यानी कि 305 माइनस 3 इंटू -6 दैट इज -18। दिस इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय -6 इंटू 2 दैट इज -12 माइनस -61 इंटू 3। -61 इंटू 3 हो जाएगा 183। तो ये हो जाएगा -183 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 इंटू -5 इज -10। तो इसे हम लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई 305 प्लस 18। ये हो जाएगा 323। दिस इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई -12 प्लस 183। तो ये हो जाएगा 171। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 9 प्लस 10 दैट इज 19। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 323 बाई 19 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 171 बाई 19। तो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 17 और इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम. If cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? ठीक है, तो ये दो सिचुएशन थी। एक सिचुएशन में दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरे सिचुएशन में दोनों कार एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे के सामने सामने मूव कर रही हैं और दोनों केस में वो अलग अलग टाइम पे एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें दोनों कार की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो ये है कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम इसका यूज़ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि जब दोनों कार
सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेट अस सपोज एक की जो वेलोसिटी है वो है v1, दूसरी की जो है वो है v2, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी v1 माइनस v2, ठीक है। और जब दोनों कार एक दूसरे के सामने मूव कर रही है, एज इन एक v1 से दूसरी v2 से एक दूसरे के सामने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v1 प्लस v2, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट्स का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा। जो टोटल डिस्टेंस है दोनों प्लेसेस के बीच में वो कितना है, 100 किलोमीटर, यानी कि दोनों ही केस में ये जो कार है ये टोटल 100 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। पहले केस में, पहला केस मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पहला केस ये है जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और दूसरा केस ये है जब दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो पहले केस में यानी कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका जो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 या फिर v2 माइनस v1, जो भी आप कह लो। तो लेट अस सपोज ये हो जाएगा माइनस v2 इनटू टाइम टेकन। जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो टाइम इनको कितना लग रहा है मीट करने में, 5 आवर्स, तो ये हो जाएगा इंटू 5। और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जो नेट स्पीड है वो है v1 प्लस v2, और टाइम इस केस में कितना लग रहा है, 1 आवर इंटू 1, ठीक है। तो इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5v2 माइनस 5v1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा v2 प्लस v1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो दो वेरिएबल्स हैं v2 v1 और इधर लिखेंगे 1। तो b1 बाई b2, b1 क्या है -1 और b2 क्या है +1, तो ये हो जाएगा -1 +1। c1 बाई c2 ये हो जाएगा -20 और -100। a1 बाई a2 1 वापस b1 बाई b2 यानी कि -1 और 1। तो अब इनमें एरोज डालेंगे हम, तो इसे हम लिख सकते हैं v2 डिवाइडेड बाई -1 इंटू -100 यानी कि 100 माइनस ऑफ 20, तो ये हो जाएगा +20। दिस इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई -20 इंटू 1 दैट इज -20 माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस -1। तो इसे हम लिख सकते हैं v2 बाई 120 इज इक्वल टू v1 बाई 80 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो v2 हो जाएगा 120 बाई 2 यानी कि 60, v1 हो जाएगा 80 बाई 2 यानी कि 40। तो 60 और 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो दोनों कार की स्पीड्स हो जाएंगी। ओके, तो अभी तक हमने 3 मेथड्स देखे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हमने देखा सभी मेथड्स में जो हमारा इक्वेशन का जो फॉर्मेट था वो कैसा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप के फॉर्मेट के 2 इक्वेशंस थे। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास थोड़े अलग दिखने वाले इक्वेशंस हों, जैसे कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में तो है ही नहीं, ये तो 2/x 3/y इस तरह के टर्म है इसमें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा कि हम इन इक्वेशंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले फॉर्म में रिड्यूस कर दें। रिड्यूस कैसे कर देंगे यार, इक्वेशन तो ये है, इक्वेशन ये है, बट हम अपने एंड से कुछ एज्यूम तो कर ही सकते हैं, और हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ का जो 1/x और 1/y है उनको हम कुछ और एज्यूम कर लेंगे। 1/x को हम u एज्यूम कर लेंगे, 1/y को हम v एज्यूम कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा ये इक्वेशन जो है वो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्मेट है उसमें फटाफट रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे रिड्यूस करते हैं। तो हम इस ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1/x जो है दैट इज़ a एंड 1/y जो है वो b है।
तो अगर ऐसा एज्यूम कर लिया तो हमारा पहला इक्वेशन जो है वो क्या बन गया, 2a + 3b इज इक्वल टू 13, और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, 5a - 4b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब ये सिंपल हो गया। अब तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एनीवे सॉल्व कर सकते हैं, अभी तक हम वही तो करते आ रहे हैं। अब इनको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इनमें से कोई भी मेथड यूज़ करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे कर नहीं रही हूँ, ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप इसे कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ए और बी की जो भी वैल्यूज़ निकलेगी उसको फिर यहाँ पे पुट करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ग्रेट, क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Find the speed of stream and boat in still water. ठीक है, मान लेते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो है x km/h। ठीक है, और हम एज्यूम करते हैं कि जब स्ट्रीम के साथ ये चल रही है, जो स्ट्रीम है, इनफैक्ट जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको हम मान लेते हैं y km/h। अब जब ये स्ट्रीम के साथ चल रही है तो दो सिनेरियोज आते हैं। एक होता है अपस्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम जिस तरफ है ये इसके उल्टे तरफ चल रही है। वैसे केस में जो नेट स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x - y, क्योंकि बोट की जितनी स्पीड है, चूँकि स्ट्रीम उल्टे तरफ से आ रही है, उसकी स्पीड को थोड़ा घटा दे रही है, तो नेट हो जाएगा x - y। और वहीं अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, बोट की जो स्पीड है सो तो है ही, ऊपर से उसी डायरेक्शन में पानी भी बह रहा है, तो वो ऑल द मोर इसका स्पीड बढ़ा दे रहा है। तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x + y। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये आपको ढंग से ये कॉन्सेप्ट पता है तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी भी नहीं फंसोगे। अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। पहला पार्ट कहता है कि बोट गोज 30 km अपस्ट्रीम एंड 44 km डाउनस्ट्रीम इन 10 hours। ठीक है, तो 30 km अपस्ट्रीम जाने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 30 km और स्पीड क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x - y। ठीक है, ठीक उसी तरह 44 km डाउनस्ट्रीम जाने के लिए इसे लगेगा 44 डिवाइडेड बाई x + y, क्योंकि यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। और इन दोनों को मिला के जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना है, 10 hours। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक उसी तरह से दूसरा इक्वेशन 13 आवर्स में कितना कवर किया है, 40 km अपस्ट्रीम, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई x - y प्लस 55 km डाउनस्ट्रीम, तो 55 डिवाइडेड बाई x + y। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे थोड़े सिंपल फॉर्म में। तो 1/x - y को हम मान लेते हैं u और 1/x + y को हम मान लेते हैं v। तो अगर हमने ऐसा एज्यूम कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 30u + 44v इज इक्वल टू 10, और नीचे वाला हो जाएगा 40u + 55v इज इक्वल टू 13। राइट, तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लोगे किसी भी तरीके से, एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड को लगा के इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो ट्रिकी पार्ट था वो यही स्टार्टिंग वाला पार्ट था, जिसमें आपको इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। और कई बार इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद आप सोचते हो कि यार ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्टली इन इक्वेशंस को आप दूसरे मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो द कैलकुलेशन विल बिकम वेरी लॉन्ग। तो इसीलिए इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस में वी यूज़ ये वाला मेथड, जिसमें हम इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by one woman alone to finish the work and also taken by one man alone. तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क इज x एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन अलोन इज y। तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 day कितना होगा,
मतलब अगर एक वुमेन जो है इस पूरे काम को फिनिश कर रही है x डेज में, तो एक दिन में एक वुमेन कितना काम कर रही है? वो कर रही है 1/x। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/y, राइट? तो अब अगर हम बात करें वर्क डन इन 1 डे की, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? तो अगर हम पहले वाले सिचुएशन की बात करें जहाँ पर 2 women और 5 men हैं, ठीक है, तो अगर एक दिन की बात करें तो 2 women कितना काम करेंगे? 2 इंटू 1/x, और 5 men कितना काम करेंगे? 5 इंटू 1/y, ठीक है। तो टोटल जो है ये जो टाइम है जो कि कहा गया है 4 डेज में वो फिनिश करेंगे, तो 1 डे में टोटल काम कितना होगा? 1/4। जिस तरीके से एक वुमेन पूरा काम फिनिश कर रहा है x डेज में, तो एक दिन में जो वुमेन है वो कितना काम कर रही है? 1/x। उसी तरह से ये सभी लोग मिल करके फिनिश कर रहे हैं 4 डेज में, तो ये सभी लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4, ठीक है। ठीक उसी तरह से वर्क डन इन 1 डे बाय द नेक्स्ट ग्रुप, यानी कि 3 women एंड 6 men कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे 2 इक्वेशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन इक्वेशंस में भी हम देखते हैं कि 1/x 1/y वाले कंपोनेंट्स हैं, तो लेट अस एज्यूम कि 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो अगर हम पुट करेंगे वैल्यूज़ तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। दूसरा हो जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। uv1 b1 b2 यानी कि 20 18, c1 c2 यानी कि -1 a1 a2 यानी कि 8 9, उसके बाद वापस b1 b2 यानी कि 20 18। अब यहाँ पर एरोज डाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा u डिवाइडेड बाय 20 इंटू -1 यानी कि -20 माइनस 18 इंटू -1 दैट इज़ -18, तो ये हो जाएगा -20 प्लस 18 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय -1 इंटू 9 -9 माइनस -1 इंटू 8 दैट इज़ -8, तो माइनस माइनस प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 18 यानी कि 144 माइनस 9 इंटू 20 यानी कि -180। तो इसको हम लिख सकते हैं u इज़ इक्वल टू u डिवाइडेड बाय -2 इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय -1 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -36। सो u हो जाएगा -2 बाय -36 यानी कि 1/18, v हो जाएगा 1/36। तो u क्या है? 1/x है, तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 18 और y हो जाएगा 36। ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the angles of the cyclic quadrilateral. मतलब एंगल ABCD हमें निकालना है जो कि XY के टर्म में दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक उसी तरीके से एंगल A प्लस एंगल C भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल B कितना है? 3y माइनस 5 और एंगल D कितना है? 7x प्लस 5, दिस इज़ 180। तो ये हो जाएगा -7x प्लस 3y, 5 तो कैंसिल हो जाएगा, -180 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। एंगल A दिया हुआ है 4y प्लस 20 एंड C दिया हुआ है -4x इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा -4x प्लस 4y प्लस 20 माइनस 180, तो हो जाएगा -160 इज इक्वल टू 0। अगर इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -x प्लस y -40 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 2।
तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सा मेथड यूज़ करें? इक्वेशन को देख के लग रहा है कि यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते 7 से तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, राइट। इसको 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -7x + 7y - 280 इज इक्वल टू 0। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ऑलरेडी क्या है? -7x + 3y - 180 इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को, तो ये कैंसिल हो गया, तो एलिमिनेट हो गया। -4y + 100 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगा y, इक्वेशन नंबर 2 से हम देख सकते हैं कि x हो जाएगा y - 40, यानी कि 25 - 40 विच इज़ इक्वल टू -15। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम एंगल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। एंगल A कितना हो जाएगा? 4y + 20, यानी कि 4 × 25 + 20, तो ये हो जाएगा 120 डिग्रीज़। एंगल B निकालेंगे जो कि हो जाएगा 3y - 5, सो 3 × 25 - 5, तो 75 - 5 दैट इज़ 70 डिग्री। इसके बाद निकालेंगे एंगल C जो कि है -4x - 4 × -15, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज़। अब है एंगल D की बारी, ये हो जाएगा -7 × x, x इज़ -15 + 5, तो 7 × 15 हो जाएगा 105 + 5, यानी कि 110 डिग्रीज़। तो ये हो जाएंगे चारों एंगल्स की वैल्यूज़। वो सो हमने खत्म कर लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ये लेसन। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, share it, and also subscribe to our channel for all latest updates on the new uploads. मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। Till then, take care, bye bye.